जैसे यहां गिर रही हैं पानी की बूंदें और बहुत सारी गिर रही हैं, कुछ इसी तरह से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई थी रदरफोर्ड ने। और जिस चीज को हम सॉल्व नहीं कर पाए थे, उस मिस्ट्री को सॉल्व करके हमारे सामने एटम का एक बहुत बढ़िया मॉडल पेश किया था, जिसको बोहर ने मॉडिफाई किया था। तो चलिए इस वीडियो में थॉमसन प्लम पुडिंग की, रदरफोर्ड की, बोहर से एनर्जी की, वेलोसिटी की, रेडियस की सारी बातें, मतलब एटम को खत्म करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे बहुत जल्दी में थॉमसन साहब की। इनकी बात करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जे थॉमसन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उससे E/m रेशियो भी निकाला था, जो हमारे सिलेबस का पार्ट बिल्कुल नहीं है, मगर इन्होंने एटम के एक बेसिक मॉडल को खड़ा करके दिखा दिया था। जब तक हमें यह नहीं पता होता कि एटम का कुछ होगा, भले ही गलत मॉडल था, कुछ चीजें तो इनकी उस समय भी सही थी। क्या सही थी वो बताता हूं तुमको। इन्होंने कहा था कि एक्चुअली में एटम पूरा का पूरा सॉलिड है, जैसे वाटरमेलन, तरबूज, उसके अंदर जैसे सीड्स होते हैं ना, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहर चारों तरफ उसके पॉजिटिव चार्ज जो है ये घूम रहा है। मतलब कि ये आयंस हैं और ये जो रीजन है हमारे पास, ये इस पूरे रीजन में ऑरेंज वाले सेक्शन में हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। वाटरमेलन में सीड्स, इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे हुए पूरे रीजन में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था। ऑल्दो रदरफोर्ड ने इस चीज को गलत प्रूव करके दिखा दिया, क्योंकि वो सॉलिड निकला नहीं। मगर इनके मॉडल की एक खासियत थी, और इनके मॉडल की स्पेशलिटी ये थी कि इन्होंने ये कहा था कि एटम न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और ये बात आज भी वैलिड है। रदरफोर्ड पर बात करना आप शुरू करेंगे, थॉमसन पे अब बात ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं। जब हम बात करेंगे रदरफोर्ड साहब की, तो क्या दिमाग पाया होगा इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई। इन्होंने यहां से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई। अल्फा पार्टिकल निकलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, तो उन्होंने इस चीज को पैक कर दिया एक लेड के बॉक्स में। लेड का जो बॉक्स होता है वो रेडियो एक्टिविटी के कारण जो मटेरियल्स होते हैं, जो रेडिएशंस होते हैं, उनको बाहर नहीं आने देता, इसीलिए इसको लेड के बॉक्स में रखा। यहां से बम्बार्डिंग कराई अल्फा पार्टिकल की, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अल्फा, बीटा, गामा ये एमिट करते हैं। ये जो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हुई, ये जो लेड की शीट्स थी उसकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए थी थोड़ी बहुत, और फोकस रखने के लिए थी। इसके बाद ये जाकर इंसिडेंट हुई किस पर, गोल्ड की फॉइल पर। होना क्या चाहिए था कि भाई अगर थॉमसन साहब सही हैं तो उधर अल्फा मिलना ही नहीं चाहिए था, मगर हमने ये देखा कि यहां से जब अल्फा पार्टिकल्स आगे जाकर निकले तो कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े बहुत इधर उधर डिविएट हुए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही चले गए। बहुत सारे का मतलब लगभग सारे, 99.9% अल्फा पार्टिकल्स। जो बचा हुआ 0.1 है ना, उसका कुछ पार्ट डिविएट हुआ और कुछ पार्ट ऐसा निकला जो कि वापस रिट्रेस कर गया, मतलब कि वो वापस मुड़ गया अपने पाथ से। तो ये जो इनके मॉडल के ऑब्जर्वेशंस थे, इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कुछ कंक्लूजन किया थे, और ये उनका मॉडल है। अब ये अपन बना तो पाएंगे नहीं, है ना। अब आप कहोगे डिटेलिंग चाहिए, ये क्या, ये मैं पेपर में बनाऊंगा? बिल्कुल मत बनाओ। आपको एग्जाम में कुछ ऐसा डायग्राम बनाना है। यहां पर आप लोगे अल्फा पार्टिकल, एक रेडियो एक्टिव सोर्स। अल्फा पार्टिकल की बीम जो है वो जाएगी किस पर, हमारे गोल्ड पर। कुछ डिविएट हो जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा एंगल से डिविएट होंगे, मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा से डिविएट होंगे, कुछ रिट्रेस कर लेंगे। ये हमारे पास सिंपल एग्जाम में बनाने के लिए डायग्राम है, जो हम रदरफोर्ड का डायग्राम बनाएंगे। थोड़ा और अंदर घुसते हैं, जूम करते हैं कि हुआ क्या होगा। तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि यहां से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आए। इमेजिन करो मैं यहां खड़ा हूं और मेरा दोस्त यहां खड़ा हुआ है, और बीच में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, हमें नहीं पता कि बीच में क्या है, हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे। मैंने यहां से बॉलें फेंकना स्टार्ट करी और मेरे दोस्त ने उन सारी बॉल्स को कैच करना स्टार्ट करा। मुझे नहीं पता बीच में क्या है, मैंने बॉल्स फेंकना स्टार्ट करी, मेरे दोस्त को बॉल्स मिलना स्टार्ट हुई, इसका मतलब है बीच में कुछ भी नहीं है। फिर मैंने एक बॉल ऐसी फेंकी बीच में, तो मेरे दोस्त को वो बॉल थोड़ी अलग एंगल पर मिली, जैसे ये वाली। ये हमारे पास कुछ अलग एंगल पर निकल गई, थोड़ी सी डिविएट हुई। तो मैंने कहा यार कुछ तो है यार भाई, क्यों? क्योंकि ये तो डिविएट हुई है। और कुछ बॉल्स ऐसी थी जो कि लगभग बहुत ही ज्यादा एंगल से डिविएट होके वापस मेरे पास ही आ गई। तो मैंने कहा यार जो कुछ है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मगर है। और इसी बात को कंक्लूड करा किसने? रदरफोर्ड ने यह कहा कि एटम जो है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज वेकेंट, खाली है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिविएटेड सीधे चले गए। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या कही हमसे? दूसरी बात उन्होंने हमसे यह कहा कि कुछ पार्टिकल्स डिविएट हुए। अल्फा पर पार्टिकल पर चार्ज कंसिडर किया गया था पॉजिटिव,
अगर वो डिविएट हुआ, इसका सेंस तो ये निकल कर आता है कि यहां पर जो सेंटर में छोटा मोटा पिद्दू सा बैठा हुआ है ना, इसके ऊपर चार्ज है और वो भी पॉजिटिव। नेगेटिव होता तो बिठा लेता ना अपने पास, आजा भाई बैठ जा मेरे पास, चिपका लेता। पॉजिटिव नेगेटिव दोस्ती हो गई, एक लड़की बैठी हुई है, लड़का आया, दोस्ती तो होनी थी फिर, मगर ये दोस्ती नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये भी लड़का निकला और ये भी लड़का, मतलब कि दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, तो ये थोड़ा सा डिविएट हो गया। अब कुछ पार्टिकल तो बिल्कुल ही सीधे हेड ऑन कोलिजन के लिए घुस गए, तो उसने कहा सुन भाई निकलने नहीं दूंगा तुझे, तो ये वापस आ गए। तो इसका मतलब है कि जो सेंटर में बैठा हुआ है वो बहुत छोटा सा है और उसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा रिपेल हो रहा है और अल्फा पर हमने निकाल लिया था कि चार्ज कौन सा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो इन कंक्लूजन के बेसिस पर जो ऑब्जर्वेशंस थी उससे हमने कुछ कंक्लूजन निकाले। क्या कंक्लूजन निकाले? अ मेजर फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड टुवर्ड्स द गोल्ड शीट पास्ड through it without any deflection and hence most of the space of an atom is empty। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, some of the alpha particles were deflected by gold sheet by very small angle and hence positive charge in an atom is not uniformly distributed। जो थॉमसन ने कहा था, इन्होंने बोल दिया गलत है वो। the positive charge of the atom is concentrated टू अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। इस स्मॉल वॉल्यूम का अगर मैं तुम्हें आइडिया दूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर आप एक क्रिकेट के ग्राउंड को एटम मानो तो उसकी पिच के सेंटर पर अगर एक छोटी सी पिन रख दो तो जो पिन की टिप है वो न्यूक्लियस है, और वो जो पूरा का पूरा क्रिकेट ग्राउंड है, आईपीएल चल रहा है कि नहीं चल रहा, मतलब कोई भी कभी भी 2 गेंदों पे 12 रन बना के निकल जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, एटम फिक्स चलता है, मतलब वो वहाँ पे कुछ और फिक्सिंग होती होगी शायद, यहाँ पर फिक्स है। वो फिक्सिंग है या फिक्स है, ध्यान रखना। खैर, वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बैक, मतलब बहुत ही कम, लाखों में एक अपने पाथ को रिट्रेस कर गया, 180 डिग्री के एंगल से डिविएट हो गया। सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय the positively charged particle in an atom is very small as compared to the total volume of an atom, और इस पर चार्ज पॉजिटिव है, जिसे हमने बोल दिया कि ये न्यूक्लियस है। तो होल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर एंड दैट सेंटर इज नोन एज न्यूक्लियस एंड द चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। ये रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस थी और उन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाले गए। इसके बाद अगर कोई आपसे बोले कि नहीं हमें तो पोस्टुलेट्स चाहिए रदरफोर्ड के, देखो ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकालना और फिर फाइनली उनकी थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे, अगर पोस्टुलेट्स पूछे जाएं तो ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं, सीधे ये पॉइंट लिखने की जरूरत है। द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम was concentrated in an extremely small volume. He called that region as the nucleus of that atom। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज दैट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इन्होंने ये कहा था कि जो, अब देखो न्यूट्रल है, ये बात तो पक्की है, अगर न्यूट्रल है तो फिर नेगेटिव को क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज के साथ ये होगा कि वो जो नेगेटिव है, बहुत, देखो रदरफोर्ड अकेले नहीं थे, उनके साथ बहुत सारे लोग बैठे कि यार अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं बैठा, सेंटर में तो पॉजिटिव बैठा है, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे एडजस्ट करें। तो हम लोगों ने ये सीखा है कि अगर कोई चीज घूम रही हो तो घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ न्यूक्लियस के घुमाऊं, जो कि अपन घुमाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कौन, न्यूक्लियस सेंटर की तरफ, और ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा ये प्रोवाइड करेगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपको ये बात मेरी आधी समझ में नहीं आई तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं इस चीज को तुम्हें। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो अंदर की तरफ एक फोर्स आएगा। ये जो फोर्स है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कुछ नहीं होता, जो सेंटर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, सैटेलाइट को कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि वो सेंटर की तरफ खींच रहा है, वो खींच नहीं रहे, क्यों? क्योंकि वो फोर्स का यूज करके वो घूम रहे हैं उसके चारों तरफ। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के। ये किसने कहा हमसे, ये हमसे कहा गया रदरफोर्ड के द्वारा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज एंड द न्यूक्लियस बीइंग अ डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑल्दो इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला, बट फिर हमें समझ में आया कि अंदर जो बैठा हुआ पॉजिटिव चार्ज है ना न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होते,
न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। ये बाद की बातें हैं, बट ये हमारे पास आ गए रदरफोर्ड के पोस्टुलेट। अगर पूछे जाएं तो आप इस चीज को एक्सप्लेन जरूर 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 कर दीजिए इन 3 पॉइंट के बेसिस पर। और मुझे लगता है कि अगर तुमने आंख बंद करके भी ये पूरा मेरी बातें अभी तक सुनी होंगी तो रदरफोर्ड तुम्हारे यहां घुस चुके हैं। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट की। इस यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस क्या बनेंगे? यहां से क्वेश्चंस बनेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये होगी कि अगर आपने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, ये आपके पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अब यहां से अल्फा पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल को ये रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मुझे पक्का पता है कि तुम वहां से बोल रहे हो कि हां बाबा जी ये रिपेल करेगा। अगर ये रिपेल करेगा तो यार देखो ये पूरी एनर्जी के साथ आ रहा है, सामने से एक पहलवान है वो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। तो यार इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी ना। बहुत तेजी के साथ एक गाड़ी आ रही है, तुमने अचानक से उस गाड़ी पे फोर्स लगाया और रोकने की कोशिश कर रहे हो, भले ही अभी रोक नहीं पा रहे हो मगर उसकी स्पीड को तो कम करोगे। अगर यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, अगर अल्फा पार्टिकल आए तो ये न्यूक्लियस इसको रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो अल्फा की स्पीड कम हो जाएगी। जैसे कि ऐसे देखो क्या हुआ। हाँ, मैंने ऊपर फेंका, मैंने जब फेंका था तो मेरे हाथ से इस पेन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। जैसे जैसे ऊपर गया इसकी वेलोसिटी कम होने लगी। क्यों कम होने लगी? क्योंकि हमारी धरती माता प्यारी सी वो इसको नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खींच रही थी। तो इसकी वेलोसिटी क्या होती गई? कम 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 कम। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो गई? आर्यभट्ट 0। उसके बाद ये वापस नीचे आने लगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे ही खींच रही थी, तो इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ने लग गई। उसी तरह से ये अल्फा पार्टिकल जब इसकी तरफ जाएगा, इस अल्फा पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करोगे। अब अगर आप इस अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हो तो इस अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि आप इसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ दो। अपन लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है W = QV। ये Q क्या होता है? चार्ज। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और इस Q चार्ज को आपने एक्सेलरेट किया तो Q × ΔV ये हो जाएगा आपके पास एनर्जी या वर्क डन। और अगर आपने अल्फा पार्टिकल को V वोल्ट पे छोड़ दिया तो Q अल्फा पर चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 2E × V ये जो है इस एनर्जी के साथ इसकी तरफ भाग रहा होगा। अब ये भागेगा भागेगा, स्लो हो गया स्लो हो गया स्लो हो गया, यहां पर आकर ये रुक जाएगा, थम जा थम जा। क्यों? क्योंकि अब बोल रहा है न्यूक्लियस की देख भाई सुन, मैंने तेरी स्पीड 0 कर दी है। जैसे ही आपने 0 करी तो काइनेटिक एनर्जी यहां थी मैक्सिमम, यहां हो गई 0। एनर्जी तो इस दुनिया में कंजर्व है। अगर एनर्जी कंजर्व है तो गई कहां? इसका मतलब है कि वो जो एनर्जी थी, वो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई किस में? पोटेंशियल एनर्जी में। और तुम्हारे पुराने पाप यहां पर खुलेंगे और वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल हैं, एक पर चार्ज है Q1 दूसरे पर है Q2, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है साले साहब 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल इसके पास जाएगा, यहां पर रुकेगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो रुक गई, खत्म हो गई। वो खत्म हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। अब देखो काइनेटिक एनर्जी थी मान लो K, आप इसको ½ mv² भी लिख सकते हो, आप इसको QV भी लिख सकते हो। और क्योंकि अब तो अपन ने डुअल नेचर पढ़ लिया है तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी के दोनों फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए पुराने वाले वीडियो से, ठीक है। अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी = 1/4πε0 Q1 की वैल्यू ZE। ये ZE कैसे लिखी? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? Z एटॉमिक नंबर, उसमें E का मल्टीप्लाई कर दिया एक इलेक्ट्रॉन के एक प्रोटॉन के चार्ज का, तो ZE हो गया न्यूक्लियस पे चार्ज। 2E हो गया अपने पास अल्फा पार्टिकल पे चार्ज, तो ZE × 2E अपॉन डिस्टेंस R। और ये जो डिस्टेंस है R, यही कहलाती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। R को आप इधर ले आओ, काइनेटिक एनर्जी को नीचे ले जाओ, आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी जिस भी तरह से दी हो, QV दी हो तो QV रखो, अगर वो आपको ½ mv² दे तो आप इसको ½ mv² रख दो। आप इन दोनों में से किसी भी काइनेटिक एनर्जी को रख दो, आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा। और इससे ज्यादा देर की एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, रुका, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, पुराने पाप, यहां पर वैल्यू Q1 की न्यूक्लियस के बराबर, Q2 की 2E/R, R निकालना था। काइनेटिक एनर्जी को इन दोनों फॉर्मूले में से किसी में भी रख सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि बाबा जी इंपैक्ट पैरामीटर भी हमारी किताबों में कुछ कुछ होता है।
जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब क्या आता है हमारे पास, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ड्रॉबैक क्या थे रदरफोर्ड मॉडल के? तो देखो, कोई भी चीज चल रही है, तुमसे कहूं अभी दौड़ो, तो तुम यार क्या होगा, आधा घंटे दौड़ोगे, 1 घंटे, बहुत स्टेमिना है 2 घंटे, उससे ज्यादा है तो वो दिल्ली वाले लड़के की तरह दौड़ोगे, 3 घंटे दौड़ लिए तुम, बहुत तेज, फेमस हो जाओगे, वीडियो बन जाएगा तुम्हारा। मतलब कि तुम कितनी भी देर दौड़े, तुम्हारी एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? यही सिंपल सी बात मैक्सवेल ने बोली। मैक्सवेल ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है बाबा, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये घूम रहा है तो इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी तो ये रेडिएट करता जाएगा एनर्जी को। अगर एनर्जी को रेडिएट करता जाएगा इलेक्ट्रॉन तो धीरे धीरे ये ऑर्बिट छोटा होता चला जाएगा। अगर ये ऑर्बिट छोटा होता चला जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स हो जाएगा, खत्म, फिनिश, गॉन, डन। मगर इसका मतलब है एटम अनस्टेबल है? नहीं, एटम तो स्टेबल है। अब अगर एटम स्टेबल है तो भैया ये बताओ कैसे स्टेबल है? रदरफोर्ड साहब ने कहा मैक्सवेल साहब माफी चाहते हैं, हमसे ना हो पाएगा, बोहर आएंगे इसके लिए मगर अभी हमसे नहीं हो पाएगा। तो रदरफोर्ड का ये ड्रॉबैक था कि भैया ये बता ही नहीं पाए कि एटम स्टेबल है तो क्यों है। ऊपर से अगर कोई चीज घूम रही है, जैसे कि सपोज करो, क्योंकि अब इन्होंने तो ये बताया ही नहीं है कि ऑर्बिट जो रेडियस है वो क्या होगी, इनके अकॉर्डिंग तो किसी भी रेडियस में घूम सकता है। मतलब इनके अकॉर्डिंग तो बात ये हो गई कि बिल्डिंग में आप कुछ भी हाइट रख लो, आदमी की हाइट कुछ भी हो सकती है, वो किसी भी फ्लोर पे पाया जा सकता है और कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, डेफिनेट होती है ना अपने यहाँ बिल्डिंग में भी हाइट अपने फ्लोर वाइज होती है, हर सेक्शन फिक्स्ड है। आप या तो इस फ्लोर पे मिलोगे या दूसरे फ्लोर पे मिलोगे, बीच में मिलोगे क्या हवा में तैरते हुए? नहीं मिलोगे ना। क्यों? क्योंकि वहां पॉसिबल ही नहीं है। आप जीने से ऊपर जा सकते हो तो आप सेकंड फ्लोर पे मिलोगे, थर्ड फ्लोर पे मिलोगे, मगर सेकंड और थर्ड के बीच में हवा में झूलते हुए मिलोगे क्या? नहीं। मगर इनके अकॉर्डिंग तो था, इन्होंने कहा आपको जिस रेडियस पे रखना है रख लो, आपकी मर्जी, वो तो बस घूम रहा है। अगर घूम रहा है तो हर एक की एनर्जी तो अलग अलग हो गई, ये वाली ये वाली। अब अगर कोई बहुत दूर घूम रहा होता तो उसकी एनर्जी और कम हो जाती। तो इसका मतलब है जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा या हायर ऑर्बिट में जाएगा तो आपको इस एटम से बहुत सारी अलग अलग तरह की वेवलेंथ मिलनी चाहिए थी। ये आगे जाके समझ में आया। ये ड्रॉबैक उस समय नहीं आया था पिक्चर में, ये तो तब आया जब बोहर साहब ने अपनी कहानी समझा दी। तो फिर ये सोचा सबने कि यार बोहर ने तो ये अपनी कहानी समझा दी, रदरफोर्ड समझा पाते क्या? नहीं समझा पाते तो कहले ड्रॉबैक में डाल दो। ये वाली ड्रॉबैक मैक्सवेल ने नहीं बोली, ये वाली ड्रॉबैक इनिशियली आई भी नहीं, ये ड्रॉबैक तो बाद में आई। तो हमने ये देखा कि इसका मतलब है एक एटम से कितनी सारी वेवलेंथ निकल सकती हैं अलग अलग तरह की। ऐसा नहीं था, हमको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिली। अगर एक एटम की बात की तो इसका मतलब हुआ कि एटम के साथ जो स्पेक्ट्रम होता है ना, जैसे अपन विबग्योर की बात करते हैं, कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। क्यों? क्योंकि हमको पता है व्हाइट लाइट के अंदर 7 है। उसी तरह से एटम का अगर आप देखोगे तो वहां पर सिर्फ एक लाइन मिलती है, उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड इस लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये 2 ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड के, इससे ज्यादा की आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है।